हाय दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा आने वाला आईआर का नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशनशिप के फर्स्ट अध्याय को। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा युद्धोत्तर शांति समझौते। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 की समाप्ति पर महाशक्तियों के प्रतिनिधियों को पूरा विश्वास हो गया था कि उन्हें भावी संतति के लिए विश्व को सुरक्षित बना दिया है। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 से यह और भी दृढ़ बना एवं सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आशा बंधी कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं होगा तथा मनुष्य शांति से रहेंगे। परंतु कुछ ही वर्षों में यूरोप की राजनीति परिस्थितियों से स्पष्ट हो गया कि बहुत समय तक शांति नहीं रहेगी और गुटबंदी, भय आदि के कारण संघर्ष का वातावरण पुनः छा गया और यूरोप में 20 वर्ष की विराम संधि के बाद युद्ध आरंभ हुआ और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है। और हम द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में साधारणतः यह कहा जाता है कि पेरिस की शांति संधियों के संघर्ष के बीज थे और राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया, परंतु उसका व्यवहारिक रूप अत्यंत निराशाजनक था। 1931 से 1939 तक की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया था कि विश्व युद्ध अधिक समय तक नहीं टाला जा सकेगा और 1931 से 32 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया एवं उस पर अधिकार कर लिया। फिर राष्ट्रसंघ ने कई बार बैठक बुलाई तथा चीन जापान संघर्ष के कारण को जानने के लिए एवं युद्ध आरंभ करने के उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए आयोग की नियुक्ति किया, परंतु वह जापान से मंचूरिया खाली न करा सका। और उसके बाद 1935 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना। उसने वर्साय की अपमानजनक एवं अन्यायपूर्ण संधि की शर्तों को तोड़ना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझा। उसने संधि की शर्तों की परवाह नहीं की एवं शस्त्रीकरण आरंभ किया और इटली ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इथियोपिया पर आक्रमण किया। इथियोपिया के सम्राट हैले सिलासे ने राष्ट्रसंघ से अपील की कि वह इटली के विरुद्ध कार्य करे। राष्ट्रसंघ ने उसकी अपील पर इतनी धीमी गति से विचार किया कि जब तक वह किसी निर्णय पर पहुंचे तब तक इटली में इथियोपिया का अधिकार कर लिया तथा हैले सिलासे को अपना देश छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। तब इथियोपिया युद्ध का एक परिणाम यह निकला कि जर्मनी ने अपना एकाकीपन समाप्त किया। जब लगभग यूरोप के सभी देश इथियोपिया पर आक्रमण करने के कारण इटली की निंदा कर रहे थे, उस समय हिटलर ने मुसोलिनी का समर्थन किया और इस समर्थन के परिणाम स्वरूप दोनों मैत्री संगठनों में बंध गए एवं रोम बर्लिन दूरी का निर्माण हुआ। कालांतर में जर्मनी और जापान के साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ एवं इटली उसमें सम्मिलित हुआ। इस प्रकार 1938 तथा विश्व के 3 सर्वसत्तावादी राज्यों का एक शक्तिशाली संगठन रोम बर्लिन टोक्यो धुरी बना। उसके बाद सन 1936 तक यूरोप पुनः 2 शक्तिशाली गुटों में बंट गया था। एक का नेता फ्रांस तथा दूसरे का नेता जर्मनी था। उस समय अमेरिका एवं इंग्लैंड
किसी गुटों में शामिल नहीं हुए थे। स्पेन के गृहयुद्ध से उत्पन्न स्थिति के कारण यूरोप पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। इटली भूमध्य सागर पर नियंत्रण स्थापित कर स्वेज पर अधिकार स्थापित करने की योजना बना रहा था। तब हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग का बंदरगाह मांगा, परंतु उसने उसे बंदरगाह नहीं दिया। जर्मनी ने कूटनीति द्वारा बाल्टिक सागर के देशों को अपनी ओर मिला लिया तथा रूस से संधि कर ली। अमेरिका पोप तथा बेल्जियम के हिटलर से अपील की कि वह पोलैंड की समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाए, परंतु उसने उसकी एक ना सुनी और 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल पोलैंड पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो हम यहाँ से देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, और यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संसार में शांति स्थापित नहीं हुई, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में संघर्ष चलता रहा, जो पेरिस के संधि से लेकर पोलैंड के आक्रमण तक घटी। उसके बाद हेडिंग में आप देख सकते हैं वर्साई की संधि की शर्तों की कठोरता। इसके बाद आता है वर्साई की संधि। इसी में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के बीच पेरिस में हुई संधि में फ्रांस ने जर्मनी से 1871 की पराजय का प्रतिशोध लिया, उसे राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य रूप से पंगु बना दिया, उसे उपनिवेशों से वंचित किया एवं उसके व्यापार तथा वाणिज्य को बड़ी हानि पहुंची। वर्साई की संधि का जर्मनी पर जो विनाशकारी प्रभाव हुआ उसका वर्णन करते हुए लैंगस ने लिखा है कि यूरोप में जर्मन प्रदेश का 8 भाग और 70 लाख व्यक्ति कम हो गए। उससे सारे उपनिवेश, 15% कृषि योग्य भूमि, 12% पशु, 10% कारखाने छीन लिए गए। उसके व्यापारिक जहाज 57 लाख टन से घटाकर केवल 5 टन तक सीमित कर दिया गया और स्थल सेना की संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। उसे अपने कोयले के 2/3 भाग, लोहे से और 2/3 भाग से जस्ते, यानी कि 2/3 भाग लोहे के और 2/3 भाग से और जस्ते के 7/10 भाग से तथा आधे से अधिक शीशे के क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। उसके बाद आता है सामूहिक सुरक्षा का पतन। सामूहिक सुरक्षा में पतन में राष्ट्र संघ की स्थापना से यूरोप वर्साइयों की विश्वास हो गया। राष्ट्र संघ की स्थापना से यूरोप वासियों को विश्वास हो गया था कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा यूरोप की शांति होगी एवं भविष्य में युद्ध नहीं होगा। परंतु 1931 के बाद उसका सामूहिक सुरक्षा से विश्वास घटने लगा तथा 1931 से 1939 के बीच होने वाले घटनाओं से स्पष्ट हो गया था कि पुनः युद्ध छिड़ेगा। और पुनः 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और चीन ने जापान के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ से शिकायत की, किंतु राष्ट्र संघ ने मंचूरियन से जापान को खाली नहीं निकाल सका। और 1935 में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी की। इथियोपिया के सम्राट ने राष्ट्र संघ से अपील की कि उसकी आक्रमण से रक्षा की जाए, किंतु राष्ट्र संघ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे पहले कि राष्ट्र संघ उसके विरुद्ध कोई कदम उठाता तब तक इटली इथियोपिया पर अधिकार कर लिया। उस समय राष्ट्र संघ की कमजोरी यह थी कि यह एक सार्वभौमिक संगठन नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का सहयोग इसे नहीं मिला, जबकि राष्ट्र संघ के निर्माण का श्रेय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री वुडरो विल्सन को था। राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बिगड़ने से नहीं रोक सका,
कि सन 1931 के आर्थिक संकट ने राष्ट्रवादी शक्तियों को इतना प्रबल कर दिया कि वह सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरोधों के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की अपेक्षा करने लगी और अंत में अधिनायकवाद के विकास में लहू और लोहे की नीति में विश्वास रखने वाले हिटलर और मुसोलिनी के कार्यों ने शांति की सभी प्रयासों को ठप्प कर दिया। और इसके बाद आता है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति में ब्रिटेन साम्यवादी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित था, इसीलिए उसने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण के नीति अपनाई ताकि आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली जर्मनी साम्यवादी रूस का मुकाबला कर सके। सुम्मा के शब्दों में तुष्टीकरण आरंभ से ही एक आत्मघाती मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जर्मनी के प्रति फ्रांसीसी दृष्टिकोण से एकदम विपरीत था। फ्रांस चाहता था कि वर्साय की संधि का दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए जर्मनी को बाध्य किया। तुष्टीकरण की नीति से युद्ध कुछ समय तक चल गया, परंतु उसे रोका नहीं जा सका। कैथन इनग्राम के शब्दों में ब्रिटेन ने चेम्बरलेन के हाथों इस प्रकार अपमानित हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद सर्वसत्तावादी शक्ति का उत्कर्ष एवं उनकी महत्वाकांक्षाएं। 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ के मजदूरों एवं कृषकों का शासन स्थापित हुआ। इसे जनवादी लोकतंत्र कहा गया, जो वास्तव में सर्वहाराओं का अधिनायकवाद था। वर्साय के बाद जर्मनी के गणतंत्र की स्थापना हुई, परंतु पराजय से उत्पन्न आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में जनतंत्रीय शासन असफल रहा। दूसरी तरफ हिटलर ने के नेतृत्व में नाजी दल एक समस्त समस्याओं को सुलझाने का वचन दिया, जो गणतंत्र नहीं सुलझा सका था। 1931 में हिटलर चांसलर बना एवं उसने जर्मनी में सर्वसत्तावादी राज्य स्थापित किया। वास्तव में 1919 से 1931 तक यूरोप में जनतंत्र तथा अधिनायकवाद के बीच संघर्ष चला। इस संघर्ष में अधिनायकवाद विजय और जनतंत्र की हानि हुई। उसके बाद मुसोलिनी ने जनतंत्र तथा अधिनायकवाद के बीच होने वाले संघर्ष के विश्व में कहा था, दो दुनिया के बीच होने वाला संघर्ष में समझौता नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही जीवित होगा। और इसके बाद शुरू हुआ निशस्त्रीकरण की असफलता। निशस्त्रीकरण की असफलता में 1993 में राष्ट्रसंघ के तत्वावधानिक में जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन आरंभ हुआ। अन्य देशों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ इसमें भाग लिया, किंतु पारस्परिक अविश्वास, घृणा एवं स्वार्थ के कारण निशस्त्रीकरण के किसी पहलू पर कोई संधि न हो सकी। और 1935 में हिटलर ने खुले तौर पर पुनः निशस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय संधि की शर्तों का खंडन करते हुए अनिवार्य सैनिक सेवाएं एवं सैन्य वृद्धि की घोषणा की। इस घोषणा ने यूरोप में घबराहट उत्पन्न की। घोषणा के बाद 3 महीने बाद इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच नौसेना की शक्ति वृद्धि के विषय में समझौता हुआ और जर्मनी ने पुनः निशस्त्रीकरण से उत्पन्न आतंक का सामना करने के लिए सोवियत संघ तथा फ्रांस ने पारस्परिक संधि पर हस्ताक्षर किया। फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध पहले रक्षात्मक पंथ मैजिनो लाइन जिसे कहा जाता है का निर्माण किया। इस प्रकार जर्मनी तथा फ्रांस
पुनः निशस्त्रीकरण में जुट गए। इसका अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। मार्च 1939 में हिटलर ने बोहेमिया तथा मोरेविया पर संरक्षण स्थापित करने की घोषणा की, और जिस आधार पर उसने ऑस्ट्रिया तथा सुडेटलैंड पर अधिकार किया था, तब 31 मार्च 1939 को इंग्लैंड तथा फ्रांस में घोषणा की यदि जर्मनी ने आक्रमण द्वारा पोलैंड की स्वतंत्रता नष्ट करने की चेष्टा की तो वह उसकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जर्मनी के जहाज़ों ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के नगरों पर बमबारी की। तब इंग्लैंड तथा फ्रांस ने हिटलर को अंतिम चेतावनी दी और जर्मनी से कोई उत्तर नहीं मिलने पर 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को दोनों देशों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस घोषणा के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, और आरंभ होने के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म होने पे कुछ शांति समझौते किए गए, जिसमें पहला है पेरिस शांति सम्मेलन। विदेश मंत्रियों की अगली बैठक जब पेरिस में 29 अप्रैल 1946 को आरंभ हुई, और तब पूर्व और पश्चिम के मध्य मतभेद काफ़ी बढ़ चुका था। इसका कारण राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में फुल्टन में दिया गया भाषण था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि यूरोप के पूर्व एक लौह आवरण पड़ चुका है, और स्वतंत्रता दीप शिखा को प्रज्वलित करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका को मिलकर एक समझौता कर लेना चाहिए कि कठिन विचार विमर्श और संघर्ष के बाद और समझौता कर लेना चाहिए। तो उसके बाद 9 कार्यकारी समितियों की प्रस्तावित शांति संधियों में 300 परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की समझौते में, और 7 अक्टूबर यानी कि 7 अक्टूबर 1946 को 2/3 बहुमत से 35 परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए और 41 साधारण मत से स्वीकार हुए, और 15 अक्टूबर 1946 को पेरिस शांति सम्मेलन स्थापित हो गया। और उसके बाद हुआ विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क बैठक में 4 नवंबर 1946 को विदेश मंत्रियों की अगली बैठक न्यूयॉर्क में हुई। अंततः 6 दिसंबर 1946 को संधियों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया, और 14 फरवरी 1947 को 21 मित्र राष्ट्रों ने 5 शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए, जो पराजित राष्ट्रों के समर्थक देश के साथ हुए। तो आज का हमारा आपका साथ यहीं तक।